तो आज से जो हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, इसमें पहला चैप्टर है हमारा द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और नेशनलिज्म की ग्रोथ कैसे हुई, इस चैप्टर में हम वो पढ़ेंगे। तो बेटा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों को ये चीजें पता होनी चाहिए कि ब्रिटिशर्स इंडिया में आए कब थे। तो ब्रिटिशर्स जो थे बेटा वो इंडिया में मुगल टाइम में आ चुके थे, जो कि 15th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और औरंगजेब के टाइम पे जो ब्रिटिशर्स थे वो आपके क्या करने आते थे, खाली ट्रेड करने आते थे। ट्रेड किस किस चीज का करने आते थे, ठीक है, जैसे आपका इंडिगो हो गया, और सबसे मेन चीज जो हमारे पास रिसोर्सेज थे, ठीक है, जो हमारे पास सॉल्ट वगैरह हो गए, मसाले वगैरह जो होते थे, वो उन सब चीजों का क्या करने आते थे, ट्रेड करने आते थे। तो बेटा अब उसके बाद क्या हुआ, जब यहाँ वो बार बार ट्रेड करने आते रहे, तो फर्स्ट फैक्ट्री जो सेटअप हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, हमारी सूरत में हुई थी। कहाँ पर, सूरत में। देन उसके बाद फर्स्ट फैक्ट्री सेटअप होने के बाद उन लोगों ने क्या देखा, यहाँ के लोग तो बहुत सीधे साधे हैं, तो उन्होंने यहाँ पे राज करना स्टार्ट किया। ठीक है, राज करने के स्टार्ट के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे पहले उन्होंने क्या करा, एक एक जो स्टेट था अपने अंडर में लिया, और ऐसे करते करते उन्होंने क्या करा, इंडिया को गुलाम बना लिया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक फर्स्ट क्लास से बिल्कुल। ठीक है, पार्ट 1। अब बेटा सबसे पहला, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल ऑन 15 अगस्त 1947। ठीक है, हम लोग थोड़ा बैक से स्टार्ट करेंगे तो फ्रंट में हमारी क्या आ जाएंगी, पॉलिसीज वगैरह आ जाएंगी। तो बेटा इंडिया को जो इंडिपेंडेंस मिला था वो कब मिला था, 15 अगस्त 1947 में। ठीक है, बट द फंडामेंटल स्ट्रगल दैट लेड टू फ्रीडम हैड बीन अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस। लेकिन ये जो फ्रीडम तक का प्रोसेस था, ये कि बहुत ही बड़ा एक प्रोसेस था। ठीक है, द accumulation of the traditional opposition to British rule came with the first war of independence in 1857, और इसे ही इंडिया का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोला जाता है, in which million of peasant, artisans and soldier participated। ठीक है, the first 100 year of British rule in India from 1757 to 1857 were marked by the British victories and the rapid expansion of their dominion in India। अब बेटा पहला साल जो था, देखो जब 15th सेंचुरी में आने ब्रिटिशर्स स्टार्ट हुए थे, तो पहले साल में क्या था कि उन्होंने खाली यहाँ पे ट्रेड करा। ठीक है, ट्रेड करने के बाद 17 मतलब 15 सेंचुरी से लेकर 17 तक वो खाली यहाँ पे क्या करने आए, ट्रेड करने आए, और 17 मतलब मिड 17 सेंचुरी से लेकर मिड 1857 तक उन्होंने क्या करी, सारी जितनी भी हमारी टेरिटरीज वगैरह थी, जितने भी हमारे स्टेट्स वगैरह थे, सबको कैप्चर किया और हमारे रिसोर्सेज को क्या किया, इस्तेमाल किया। और इंडिया के एक टाइप से सारे रिसोर्सेज वो लोग कहां ले गए, इंग्लैंड। उसके बाद अब देखो सबसे पहला ये जो रिवोल्ट था, हम इसकी पॉलिसीज वगैरह बाद में पढ़ेंगे। सबसे मेन चीज हमें ये पता होना चाहिए कि इस रिवोल्ट में हुआ क्या था, और एंड में लेकिन ये रिवोल्ट फेल हो गया था, क्यों हुआ था और इसके कॉजेस क्या क्या रहे और इसके रिजल्ट क्या क्या है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं बेटा बिगिनिंग ऑफ द रिवोल्ट की। ठीक है, अब इन 1856 द ब्रिटिश authority decided to replace the old fashioned musket called brown bass by the new Enfield rifle। ठीक है, the cartridge to be used in the rifle were greased with fat। The loading process of the Enfield rifle involved bringing the cartridge to the mouth and biting off the top grease paper with the mouth। अब देखो सबसे पहला बेटा जो ब्रिटिशर्स के पास बंदूक थी, जिसे बोला जाता था ब्राउन बेस। क्या बोला जाता था, ठीक है, एक टाइप से अगर हम उनकी पहले की बंदूक की स्ट्रक्चर की बात करें बेटा, तो ये कैसे दिखती थी। ठीक है, ये सपोज ये इनकी एक टाइप से, इसकी जो लॉन्ग एक टाइप से शॉटगन थी, इसके लिए एक वो आती थी डंडी टाइप। ठीक है, इसमें क्या होता था कि लाइक जो आपकी गोली रहती थी वो आपकी अलग रहती थी, और जो आपका बारूद होता था, ठीक है, जो आपका गन पाउडर होता था वो अलग रहता था। तो सबसे पहले वो लोग क्या करते थे, इसके अंदर गन पाउडर डालते थे और साथ में इसकी राइफल डालते थे। देन उसके बाद ये जो लॉन्ग स्टिक हुआ करती थी, इससे वो लोग अंदर करके शॉट किया करते थे। इसे बोला जाता था, इस गन का नाम था ब्राउन बेस। क्या नाम था इसका। अब इतनी देर में क्या होता था बेटा कि सामने वाला जो था ब्रिटिशर्स को ठोक देता था। ठीक है, तो इसके लिए बेटा उन्होंने किससे इसके रिप्लेस किसे किया, एनफील्ड राइफल से। किससे,
ठीक है, एनफील्ड राइफल से। अब बेटा ये जो एनफील्ड राइफल थी ये दिखने में तो सेम ऐसी थी, लेकिन इसके अंदर एक पैकेट आता था। ठीक है, उस पैकेट में क्या होता था कि भाई गन पाउडर और जो उसकी गोली थी वो साथ में रहती थी। ठीक है, तो इससे क्या होता था, खाली आपको ये पैकेट जो है वो डालना होता था इसमें और फायर करनी होती थी। तो इससे क्या होता था कि इतना लॉन्ग प्रोसेस नहीं करना पड़ता था। तो इसी के लिए बेटा तो जो ब्रिटिशर्स थे वो ब्राउन बेस के बदले क्या लेकर आए, एनफील्ड राइफल लेकर आए। अब जब वो एनफील्ड राइफल लेकर आए तो बेटा अब उसके बाद क्या हुआ, दोबारा बताना। ठीक है, एनफील्ड राइफल लाने के बाद क्या हुआ बेटा, a rumor spread out that the cartridge were greased with the fat of pig and cows. Soldier believed that this cartridge were intentionally, ठीक है, greased with the animal fat to hurt their religious sentiment. अब एक अफवाह उड़ाई गई, या ये ट्रूथ था, क्या लिखा है इसके अंदर, a rumor। ठीक है, एक रूमर उड़ाई गई कि भाई वो जो ग्रीस कार्टेज है वो आपकी किससे, काव और पिग के फैट से बनी हुई है। ठीक है, अब मेन चीज क्या है बेटा, काव जो है एक रिलीजियस एनिमल माना जाता है किसमें, हिंदुइज्म में, और एक पिग जो है अच्छा नहीं माना जाता किसमें, मुस्लिम्स में। तो अब लोगों ने इसे क्या समझा कि ये हमारे रिलीजियस सेंटीमेंट से हो रही है, तो लोगों ने क्या करा इसे चलाने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे वो इंडिया में भी आई तो वो इंडियंस को भी चलानी थी, तो इसलिए बेटा क्या करा, लोगों ने उसे चलाने से इनकार किया। The revolt first began at बैराकपुर। अब बेटा बैराकपुर में एक सिपाही था, ठीक है, when most of the Indian soldier refused to use the grease cartridge। ठीक है, कि भाई हम लोग इस बंदूक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मतलब एनफील्ड राइफल का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे। एज अ रिजल्ट अ ब्राह्मण सोल्जर ऑफ द 34th नेटिव इन्फेंट्री एट बैराकपुर। अब एक जो था मंगल पांडे, ठीक है, क्या नाम था उसका बेटा, नेम्ड मंगल पांडे। मंगल पांडे जो थे एक सिपाही थे जो कि कहां पर थे, बैराकपुर में। ठीक है, और वो एक ब्राह्मण सोल्जर थे जिन्होंने क्या, उस कार्टेज को चलाने से मना कर दिया, उस बंदूक को चलाने से उन्होंने मना कर दिया। ठीक है, led an attack to the regiment of the 34 native infantry और 29 मार्च 1857। और जब उन्हें बोला गया चलाने के लिए तो उन्होंने क्या करा, अपने से बड़े 2 सोल्जर्स को उन्होंने मार दिया। ठीक है, आफ्टर दिस इंसिडेंट मंगल पांडे वॉज अरेस्टेड एंड हैंग्ड ऑन 8 अप्रैल 1857। और इसी इंसिडेंट के बाद क्या करा गया, मंगल पांडे को जेल में डाल दिया गया और उन्हें क्या कर दिया गया, फांसी की सजा सुना दी गई। ठीक है, अब विद इन अ मंथ ऑफ दिस इंसिडेंट अपराइजिंग स्टार्टेड इन मेरठ। और इसी महीने के अंदर में जैसे ही क्या मंगल पांडे को फांसी दी गई, इसी महीने में मेरठ, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी और मैनी अदर प्लेसेस पे क्या स्टार्ट हो गया, रिवोल्ट स्टार्ट हो गया। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट चलते हैं बेटा इवेंट एट मेरठ। मेरठ में जो था इवेंट कैसे स्टार्ट हुआ, ठीक है, द म्यूटिनी स्टार्टेड एट मेरठ ऑन 10th May 1857। कब स्टार्ट हुआ, 10 मई 1857। The occasion was the punishment of some boys sepoys for their refuse to use the grease cartridge. They broke open jail, murdered European, burned their houses and marched to the Delhi. They seized the city and proclaimed the aged Mughal Emperor Bahadur Shah II as it the Emperor of India। अब देखो बेटा मेरठ में क्या हुआ, एक प्लेग्राउंड में जब उन लोगों को, उन सिपाहियों को क्या दी गई, कार्ट्रिज दी गई, तो उन लोगों ने भी डिनाई कर दिया। ठीक है, अब जब डिनाई कर दिया तो उन्हें प्लेग्राउंड में उनकी क्या करा गई थी, उनकी वर्दी फाड़ दी गई थी। ठीक है, अब जब वर्दी फाड़ दी गई थी देन उसके बाद क्या हुआ कि एक टाइप से उन्हें बहुत बुरा लगा, जिसके कारण क्या हुआ कि उन्होंने वहां की जेल वगैरह तोड़ी और यूरोपियंस वगैरह को मार दिया। और उसके बाद वो सिटी सीज करने के बाद दिल्ली गए, जहां पे बहादुर शाह सेकंड थे, और उनकी आर्मी में मिलकर बहादुर शाह सेकंड को अपना क्या एम्परर घोषित किया। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा इवेंट्स एट दिल्ली। इवेंट एट दिल्ली में क्या हुआ उसके बाद, आफ्टर रीचिंग दिल्ली। अब ये सिपाही सब कहां पहुंच गए थे, दिल्ली पहुंच गए थे। ठीक है, आफ्टर रीचिंग दिल्ली दे किल्ड मैनी ब्रिटिश सोल्जर एंड सराउंडेड द एंटायर सिटी। द लॉस ऑफ दैट लोवर्ड द रिस्पेक्ट ऑफ द ब्रिटिश आर्मी, सो इन ऑर्डर टू अचीव देयर रिस्पेक्ट अगेंस्ट सर जॉन निकोलसन बिसीज दिल्ली विद द हेल्प ऑफ लॉयल 6 सोल्जर। अब क्या हुआ बेटा, जब ये लोग दिल्ली गए तो वहां पे जितने भी ब्रिटिशर सोल्जर वगैरह थे उन सबको इन्होंने क्या करा, मारा। अब एक टाइप से क्या हुआ, जब ब्रिटिशर्स को मारा गया उस टाइम पे ब्रिटिशर्स क्या थे, राजा बन चुके थे। राजा बनने
करने के बाद जब इन्हें मारा तो इन्हें क्या हुआ, बहुत ही ज्यादा इनके एक टाइप से रिस्पेक्ट में दिक्कत आई। भाई जाहिर सी बात है उस टाइम पे ब्रिटिशर्स का ओहदा बहुत ऊंचा था, तो रिस्पेक्ट वापस पाने के लिए सर जॉन निकोलसन जो थे बेटा उन्होंने दिल्ली को सीज किया, और कौन थे उनके साथ, लॉयल सिख सोल्जर थे। इन द एंड द ब्रिटिश सरमाउंटेड दिल्ली एंड द ओल्ड एम्पायर बहादुर शाह was taken prisoner as a punishment. He was ordered life imprisonment and deported to Rangoon where he died in 1862. उसके बाद क्या हुआ बेटा, जैसे ही क्या हुआ वो दिल्ली पहुंचे, दिल्ली को सीज किया, तो बहादुर शाह जफर जो थे, जो सेकंड थे, बहादुर शाह सेकंड को क्या करा गया, वापिस जेल में डाल दिया गया और उन्हें लाइफ इम्प्रिजन मतलब जिंदगी भर के लिए जेल में डालकर डिपोर्ट कर दिया। कहां पे, रंगून में, जहां पे उनकी डेथ हो गई 1862 में। ठीक है, देन उसके बाद बेटा इवेंट एट लखनऊ, लखनऊ से किसने स्टार्ट किया था बेटा, बेगम हजरत महल द वाइफ ऑफ नवाब ऑफ अवध। अब बेटा जो नवाब थे उस टाइम पे उन्हें तो पहले ही कैप्चर कर लिया था, 1 साल पहले ही। ठीक है, तो उनकी जगह किसने स्टार्ट किया था बेटा, बेगम हजरत महल ने। ठीक है, अपराइजिंग एट लखनऊ ऑन 30 मई 1857। कब स्टार्ट किया था, 30 मई 1857 में। द सिटी वॉज रिकैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश इन मार्च, लेकिन क्या हुआ, ज्यादा दिन तक वो रिवोल्ट नहीं चल पाया। मार्च में वो दोबारा ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर लिया और बेगम हजरत महल को कहां भागना पड़ा, नेपाल। ठीक है, उसके बाद बेटे कानपुर में द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाज लेड बाय नाना साहिब। ठीक है, कानपुर में किसने स्टार्ट करी थी वॉर, नाना साहिब ने। क्यों स्टार्ट करी थी बेटा, ही वांटेड टू गेट हिज पेंशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। उन्हें जो पेंशन आया करती थी गवर्नमेंट से, ठीक है, विच दे वर पेइंग टू द लास्ट पेशवा बाजीराव सेकंड, बट नाउ द ब्रिटिश रिफ्यूज टू ग्रांट इट। अब देखो जो उनकी पेंशन आया करती थी लास्ट पेशवा बाजीराव सेकंड तक आई, लेकिन उसके बाद जब नाना साहिब ने पेंशन के लिए बोला तो उन्हें डिनाई कर दिया गया। ठीक है, नाना साहिब वाज द adopted son of last पेशवा बाजीराव सेकंड। अब नाना साहिब जो थे बेटा ये इनके adopted son थे। ठीक है, and at that time there was a policy called the doctrine of lapse applied by the governor general Lord Dalhousie। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे एक वो पॉलिसी लेकर आए थे, सबसे पहले जो पॉलिसी लेकर आए थे, अब ब्रिटिशर्स ये सोचते थे कि हम अपना जो किंगडम है वो ज्यादा से ज्यादा कैसे एक्सपेंड करें। ठीक है, तो सबसे पहली जो पॉलिसी लेकर आए थे उसका नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। क्या था, ठीक है। अब बेटा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर क्या था कि अगर किसी राजा का, ठीक है, अगर किसी किंग का मेल हायर नहीं होता, मतलब सगी औलाद नहीं होती, तो उसका किंगडम डायरेक्टली किसके हाथ में चला जाएगा, ब्रिटिशर्स के हाथ में चला जाएगा। ठीक है बेटा, और इसीलिए क्या था कि वो पेशवा बाजीराव सेकंड जो थे बेटा, उनका क्योंकि कोई सगी औलाद नहीं थी, नाना साहिब जो थे कौन थे, उनके गोद लिए हुए थे, ठीक है, अडॉप्टेड चाइल्ड थे, जिसके कारण सरकार ने उस टाइम पे कौन सी सरकार चलती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें पेंशन देने से मना किया था, जिसके कारण उन्होंने रिवोल्ट स्टार्ट किया था। कहां पर, कानपुर में। क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं बेटा, लॉर्ड डलहौजी एनेक्स्ड फ्यू स्टेट लाइक झांसी, उदयपुर, कानपुर, सतारा एक्सेट्रा बाय द यूजिंग दिस पॉलिसी। अब जितने भी ये स्टेट है बेटा, झांसी, उदयपुर, कानपुर और सतारा, ये सब किसके, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से किसके अंडर में आ गए थे, डायरेक्ट ब्रिटिशर्स के अंडर में आ गए थे। क्योंकि ब्रिटिशर्स को मेन चीज क्या चाहिए था कि भाई किसी तरह हम लोग क्या करें, अपना जो किंगडम है उसे एक्सपेंड करें, क्या करें, ठीक है। बीइंग अ ब्रेव एंड डिटरमाइंड जनरल, नाना साहिब अपोज दिस पॉलिसी। अब क्या हुआ बेटा, कानपुर में जब रिवोल्ट स्टार्ट किया तो इनके मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के खिलाफ स्टार्ट किया था, बट इन द एंड ऑन 17 जून 1857 जनरल हैवलॉक कैप्चर्ड कानपुर आफ्टर डिफीटिंग नाना साहिब। तो बेटा यहाँ भी क्या हुआ, रिवोल्ट को रोकना पड़ा था, क्योंकि नाना साहिब को क्या कर दिया था, उन्होंने हरा दिया था एक टाइप से। अब बेटा बात करते हैं कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट, किस चीज की, ठीक है, क्या क्या कॉजेज रहे, क्यों लोग इतना भड़क गए थे, क्यों उनका जो गुस्सा था वो एक टाइप से एक वॉर में चेंज हो गया था, तो ये चीज हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो बेटा आता है आपका, द रिवोल्ट ऑफ 1857 इज एन इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच अकर्ड ड्यूरिंग द गवर्नर जनरलशिप ऑफ लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, अब कब से स्टार्ट हुआ था ये बेटा, पॉलिसीज वगैरह क्या क्या पॉलिसीज लही, जिसके कारण क्या हुआ, जो लोग थे वो भड़क उठे और एक विद्रोह पे आने स्टार्ट हो गए। विद्रोह किसके खिलाफ कर रहे थे अभी हम लोग, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, रिलीजियस, मिलिट्री एंड मेनी अदर कॉजेज। मतलब इसके पीछे बहुत ज्यादा कारण थे, जिसके कारण क्या हुआ, रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो सबसे
पहले अगर हम स्टार्ट करते हैं बेटा, सबसे पहले आते हैं आपके पॉलिटिकल कॉजेस। ठीक है, पॉलिटिकल कॉजेस का मतलब क्या है? जो आपके देश के पॉलिटिक्स से रिलेट करती है। किससे रिलेट होती है? पॉलिटिक्स से रिलेट होती है। सबसे पहला बेटा, सम ऑफ द पॉलिटिकल कॉजेस ऑफ द रिवोल्ट वर एज फॉलो। सबसे पहला, लॉर्ड डलहौजी पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वर द सिग्निफिकेंट कॉजेस। अब ब्रिटिशर्स का स्टार्टिंग से ये रहा था कि कैसे जल्दी से जल्दी हम लोग क्या करें, इंडिया को कैप्चर कर सके, इंडिया को गुलाम बना सके। तो अलग अलग पॉलिसी लेकर आए। तो बेटा पॉलिसी ऑफ कैसे कैसे उन्होंने स्टेट एनेक्स किए और कैसे जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से इतने सारे जो स्टेट थे ब्रिटिशर्स ने हथियाए, तो वो एक बहुत ही बड़ा कॉज था। कौन सा? पॉलिटिकल कॉज। ठीक है, एज पर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हायर अडॉप्टेड विदाउट द कंसेंट ऑफ द कंपनी कुड इनहेरिट ओनली द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द डिक्रीज रूलर एंड नॉट हिज टेरिटरी व्हिच वुड कम अंडर द कंपनी रूल। अब देखो, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर मैंने अभी भी समझाया था क्या था बेटा, कि सपोज एक किंग है। ठीक है, एक किंग है जिसका अगर लाइक जैसे नाना साहिब थे, ठीक है, उनके जो मतलब जिसकी सगी औलाद नहीं होती, मतलब मेल हायर नहीं होता, तो उसका जो किंगडम रहेगा डायरेक्टली किसके पास चला जाएगा? ब्रिटिशर्स के पास चला जाएगा। ठीक है, दे मेड द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन वेरी अनपॉपुलर एंड द रूलर ऑफ डिफरेंट स्टेट एज बिटर एनिमीज ऑफ द ब्रिटिश। और जाहिर सी बात है बेटा, पहले तो ब्रिटिशर्स क्या थे, उन्होंने इंडिया के साथ बहुत अच्छा बर्ताव रखा। देन उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे वो पॉलिसीज वगैरह लेकर आते गए, वैसे वैसे इंडियंस उनके कौन बनते गए? एनिमीज बनते गए। ठीक है, अब लोगों ने बेटा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का बहुत ही ज्यादा क्या किया? विरोध करा, इसके खिलाफ रिवोल्ट भी स्टार्ट हुआ, लेकिन वो रिवोल्ट जो रहे, फेल रहे। देन उसके बाद बेटा द ब्रिटिश रिफ्यूज टू ग्रांट परमिशन टू नाना साहिब। ठीक है, पेंशन के लिए, जैसा अभी मैंने समझाया था। ठीक है, कानपुर में किसने स्टार्ट किया था? नाना साहिब ने स्टार्ट किया था। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो पेंशन आती थी बाजीराव सेकंड तक, वो इन्हें रिफ्यूज कर दिया था। क्यों रिफ्यूज कर दिया था बेटा? क्योंकि नाना साहिब जो थे उनकी adopted child थे। ठीक है, as he was the adopted son of the पेशवा बाजीराव सेकंड, अवध was annexed in 1857। ठीक है, on charges of mal administration, सतारा, झांसी, नागपुर, संबलपुर were annexed owing to the doctrine of lapse। ठीक है बेटा, मतलब एक टाइप से 7-8 स्टेट जो थे इंडिया के, बड़े बड़े स्टेट, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से खुद ब खुद बिना कुछ किए किसके अंडर में आ गए थे? ब्रिटिशर्स के अंडर में आ गए थे। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं बेटा, ऑल द इंडियन स्टेट हैड आइदर बीन एनेक्स्ड और हैड एंटर इनटू अलायंस। अब ये लोग एक चीज लेके आए थे जिसका नाम था बेटा सब्सिडियरी अलायंस। क्या था? सब्सिडियरी अलायंस। ठीक है, सब्सिडियरी अलायंस में क्या था बच्चे, कि अगर, ठीक है, स्टेट तो आपका रहेगा, लेकिन उसमें जो मिलिट्री रहेगी वो किसकी रहेगी? ब्रिटिशर्स की रहेगी। और ब्रिटिशर और जो स्टेट के रूल है, जो राजा है स्टेट का, वो उसको ब्रिटिशर्स को क्या देना पड़ेगा? कुछ लैंड देनी पड़ेगी, और मतलब उनकी टेरिटरी की रखवाली करने के लिए पैसा देना पड़ेगा, और उनके लिए मतलब लाइक पूरा एक टाइप से सेटअप करना पड़ेगा। तो बेटा ऑल द इंडियन स्टेट हैड आइदर बीन एनेक्स्ड और हैड एंटर्ड इनटू अलायंस विद इन द कंपनी इन 1856। The British had become the supreme power and the Indian princes were reduced to puppets। इससे क्या होगा बेटा, कि एक तो इंडियंस की आर्मी कम हो जाएगी। ठीक है, जो स्टेट पे आर्मी लगी है वो किसकी हो जाएगी? ब्रिटिशर्स की हो जाएगी। और साथ में जो इंडिया के जो राज्य के जो रूलर्स हैं, जो आपके किंग वगैरह, जो आपके प्रिंस वगैरह हैं, वो खाली एक क्या रह जाएंगी? कठपुतली बन के रह जाएंगी। भाई जाहिर सी बात है, किंग वो बड़ा होता है जिसकी आर्मी सबसे ज्यादा होती है। अभी आर्मी किसकी है? सब्सिडियरी अलायंस के तौर पे ब्रिटिशर्स की आर्मी है। और ब्रिटिशर्स की आर्मी अगर रहेगी तो क्या हो जाएगा, कि सारे एक टाइप से निहत्था हो जाएगा, और किंग क्या बन जाएगा? एक पपेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ठीक है, जिसके कारण उसे क्या करना पड़ेगा? जो ब्रिटिशर्स बोलेंगे। उसके बाद बेटे लॉर्ड डलहौजी द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एनेक्स्ड मैनी इंडियन स्टेट टू द कंपनी यूजिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, इन 1849 लॉर्ड डलहौजी अनाउंस्ड दैट द सक्सेसर ऑफ बहादुर शाह जफर वुड नॉट बी परमिटेड टू यूज द रेड फोर्ट एज देयर प्लेस। अब बेटा देखो क्या हुआ, रिवोल्ट स्टार्ट होने से पहले जो बहादुर शाह जफर था, बहादुर शाह सेकंड जो थे बेटा, वो लास्ट मुगल एम्परर थे। कौन थे? लास्ट मुगल एम्परर थे। अब जब एक टाइप से जब उन्हें जेल हो गई, तो उन्हें क्या बोला गया कि भाई जो रेड फोर्ट में जो बहादुर शाह जफर की फैमिली रहती है, कि वो अब रेड फोर्ट में नहीं रहेंगे। ठीक है, दे वर रिक्वायर्ड टू शिफ्ट टू अ पैलेस नियर द कुतुब मीनार। और वो कहां पे शिफ्ट हो जाएंगे? कुतुब मीनार के पास।
उसके बाद नेक्स्ट बेटा अब आते हैं सोशियो रिलीजियस कॉजेस। कौन कौन से? पॉलिटिकल कॉजेस समझ आ गए, ठीक है। पॉलिटिकल कॉजेस सबसे पहला देखो, जो पॉलिटिकल कॉजेस पूछा जाता है उसमें आप लिख सकते हो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, नेक्स्ट आप लिख सकते हो सब्सिडरी अलायंस, ठीक है। तो 2 पॉइंट आराम से अच्छे से क्लियर हो गए। उसके बाद बेटे कुछ सोशल और रिलीजियस पॉइंट्स थे। कौन से? सोशल और रिलीजियस पॉइंट, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स क्या हुआ बेटा, हल्के हल्के जैसे जैसे वो लोग अपना किंगडम एक्सपेंड कर रहे थे, एक्सपेंड करने के बाद वो लोग हमारे जो रिचुअल्स वगैरह होते थे उसमें भी क्या करने लगे, दखल अंदाजी करने लगे। तो बेटा द ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट अटेम्प्ट टू इंटरफेयर इन द सोशल एंड रिलीजियस ऑफ द इंडियंस लेड टू वाइड स्प्रेड फियर अमंग द मासेस, ठीक है। वो कुछ पॉलिसीज ऐसी लाए जैसे वेस्टर्न एजुकेशन वगैरह ऐसे कुछ की, जिससे लोगों को एक टाइप से डर बैठ गया था कि हम लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट ना हो जाए, ठीक है। और जो लोग कन्वर्ट नहीं होते उन्हें ये डर था कि वो लोग क्या करते थे, इसके अंदर एक टाइप से ब्रिटिश सरकार जो थी उनके रिलीजियस के साथ भी छेड़खानी करने लगी थी, ठीक है। अब बेटे द ब्रिटिश गवर्नमेंट अटेम्प्ट टू इंटरफेयर इन द सोशल एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ द इंडियंस लेड टू वाइड स्प्रेड फेयर अमंग द masses. The combined effect of British expansionist policies, economic exploitation, administrative changes adversely affect the Indian society as a whole. अब ब्रिटिशर जैसे जैसे बेटा क्या करते रहे, अपना इकोनॉमिक पॉलिसी लाते रहे, अपने किंगडम को एक्सपेंड करते रहे, ठीक है, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव वगैरह को चेंज करते रहे, तो इसके साथ साथ बेटा इंडियन सोसाइटी में भी काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ा, ठीक है। ब्रिटिश सोशल रिफॉर्म्स लाइक एबॉलिशन ऑफ सती। अब पहले के टाइम पे बेटा होती थी सती प्रथा, ठीक है। सती प्रथा के बारे में आपने सुना होगा। क्या होता था, जब किसी का पति मर जाता था तो उसके साथ साथ उसकी वाइफ को भी जला दिया जाता था, और वो जो लड़की होती थी वो बन जाती थी सती माता। क्या बन जाती थी, ठीक है। और फिर लोग उसको पूजा करते थे। तो बेटा जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने क्या करा, 1829 में एबॉलिशन ऑफ सती, जो मतलब सती प्रथा थी, उसे क्या कर दिया, खत्म कर दिया था। तो सती प्रथा जब खत्म हुई, लेजिस्लेशन ऑफ विडो रीमैरिज, ठीक है। पहले के टाइम पे क्या होता था, उसके बाद विडो रीमैरिज वगैरह की, उस टाइम पे अगर कोई लड़की विधवा हो जाती थी तो वो खाली सफेद कपड़ों में या फिर जो स्पेसिफिक चीजें उसकी रहती थी वही चीज वो फॉलो करती थी। तो उन्होंने क्या बोला बेटा कि भाई विडो रीमैरिज भी स्टार्ट करी, हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ द ऑर्थोडॉक्स एंड कंजर्वेटिव पीपल। अब जो लोग थे बेटा उस टाइम पे क्या था कि कास्ट वगैरह सिस्टम बहुत ज्यादा होता था, ठीक है। तो जो ऑर्थोडॉक्स फैमिली थी, मतलब जो हाई कास्ट के लोग थे, उनके मतलब एक टाइप से रिलीजियस सेंटिमेंट बहुत ज्यादा हर्ट हुए कि ये लोग क्या कर रहे हैं, हमारे रिलीजन के साथ भी छेड़खानी कर रहे हैं, ठीक है। जो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स वगैरह थे उस टाइम पे, उन्हें काफी ज्यादा इससे दिक्कत हुई। उसके बाद बेटा ऑर्थोडॉक्स इंडियन फेल्ट ह्यूमिलेटेड टू नोट दैट इन द रेलवे कंपार्टमेंट ब्राह्मण्स एंड पीपल फ्रॉम द बैकवर्ड क्लासेस वर मेड टू सिट साइड बाय साइड। अब बेटा पहले के टाइम पे क्या था, जब ब्रिटिशर्स नहीं थे तो जो कास्ट सिस्टम था वो इंडिया में बहुत ही ज्यादा चलता था कि लाइक एक टाइप से जो छोटी कास्ट के लोग होते थे, ठीक है, एससी एसटी वाले, ठीक है, तो उन्हें बिल्कुल ही मार्जिनलाइज कर दिया था। जो हाई लेवल के, जो हाई कास्ट के लोग थे वो उन्हें मतलब एक टाइप से इंसान ही नहीं समझते थे। अब जब ब्रिटिशर्स आए तो बेटा इंडियंस को क्या था कि ब्रिटिशर्स के दौर में क्या था कि जो इंडियंस के लिए कंपार्टमेंट वगैरह बनाए गए थे उसमें सबको साथ बैठना पड़ता था। पहले के टाइम पे हाई लेवल के लोग अलग बैठते थे, हाई कास्ट के लोग, और लो कास्ट के लोग अलग बैठते थे। तो उससे क्या होता था बेटा, जैसे ही हाई कास्ट और लो कास्ट को अब यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है बेटा, सिट साइड बाय साइड, मतलब एक के बराबर में एक को बैठना पड़ रहा है। इससे जो हाई कास्ट के जो लोग थे उनमें क्या हुआ, उनके काफी ज्यादा रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हुए। क्यों हर्ट हुए कि भाई हमें जो है छोटी कास्ट के साथ बैठना पड़ रहा है। समझ आया? ये तो था रिलीजियस पॉलिसीज उनकी, जिससे क्या हुआ, लोगों के दिल में क्या हुआ, एक तो फेयर बैठा, दूसरा लोगों के सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा हर्ट हुए, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा इकोनॉमिक पॉलिसीज। कौन सी? इकोनॉमिक कॉजेस। क्या क्या इकोनॉमी से रिलेटेड कॉज रहे जिससे क्या हुआ कि लोगों का जो एक गुस्सा था वो एक रिवोल्ट में बदल गया। तो सबसे पहला बेटा द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द पॉपुलर डिस्कंटेंट वाज द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। सबसे ज्यादा जो बेटा ये रिवोल्ट ऑफ 1857 होने का कारण है वो था इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। मतलब एक टाइप से ब्रिटिशर्स ने सबसे ज्यादा जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन किया इंडियंस का, वो किस किस का हुआ, फार्मर्स वगैरह का, पीजेंट्स वगैरह का, आर्टिशियंस वगैरह का, ठीक है। अब द ईस्ट इंडिया कंपनी मेड ह्यूज प्रॉफिट एट द एक्सपेंसेस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया।
The company purchased textile, indigo, food grain and spices from India and sold and abroad at exorbitant prices. अब देखो बेटा क्या करता था, एक टाइप से यहाँ के लोगों से वो लोग खरीदते थे सस्ते में अनाज, ठीक है। उसके बाद क्या करते थे वो लोग, इंग्लैंड जाकर वो उसे बहुत ही हाई प्राइस पे बेचा करते थे, ठीक है। तो सबसे पहला जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन हुआ था वो किसका हुआ था, फार्मर्स वगैरह का, ठीक है। People moved to cities to find employment which was difficult to get. Peasants were forced to pay tax in cash which pushed them into the hands of money lender as tax was collected even during the famine. क्या कह रहा है बेटा, अब लोग क्या थे, जब बिल्कुल ही किसानों को इतना परेशान कर दिया था कि वो लोग क्या बोलते थे कि आप लोगों को जो हम बोलेंगे उस चीज की खेती करनी पड़ेगी, ठीक है। अब किसान जो थे बेटा उन्हें फोर्स किया गया कि आप लोग इंडिगो की खेती करो। किस चीज की, इंडिगो क्या होता है बेटा, जो अगर आप बार बार उसे उगाओगे तो वो आपकी सॉइल को क्या कर देगा, खराब कर देगा। अब लाइक एक टाइप से अगर कोई किसान उस चीज को मना करता था तो वो लोग क्या करते थे, उसके एक तो जितने भी उसकी जमीन वगैरह थी, जितने भी उसके जानवर वगैरह थे, वो सब छीन कर ले जाते थे एज अ किसके, पनिशमेंट के तौर पर। तो बेटा सबसे पहले पीपल क्या थे, अब सिटी की तरफ मूव किए एम्प्लॉयमेंट के लिए। दूसरा, अगर सपोज पीजेंट वगैरह जो रहते थे, अगर सपोज किसी चीज के लाइक जैसे बाढ़ वगैरह आ गई या सूखा पड़ गया तो उन्हें तब भी पूरा का पूरा टैक्स पे करना पड़ता था, ठीक है। जिसके कारण क्या हुआ, सपोज कभी ऐसा हुआ कि लाइक अनफेवरेबल कंडीशन आ गई तो वो लोग अब किसके पास जाएंगे, मनी लेंडर्स के पास जाएंगे या जमींदार के पास जाएंगे। देन उसके बाद वो उन्हें क्या देता था कि भाई 100 रुपए दे दिया तो उसका इंटरेस्ट लगाता था डे बाय डे, जिसके कारण जब किसान उगाता भी था तो ज्यादातर जो पोर्शन होता था या तो वो टैक्स में चला जाता था या फिर वो कर्जदारी में चला जाता था, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिगो, टी, जूट, कॉटन एंड ओपियम वर क्रॉप विच द ब्रिटिश वांटेड टू इंडियंस टू ग्रो। अब बेटा इन चीजों की जो डिमांड थी वो मतलब एक टाइप से इंग्लैंड में बहुत थी, इंडिगो वगैरह, ठीक है, चाय वगैरह, टी, जूट, कॉटन। अब जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियन से ये चाहते थे कि आप लोग खाली इन्हीं चीजों का क्या करो, इन्हीं चीजों का, इन्हीं क्रॉप्स को उगाओ। अब ये क्रॉप्स ऐसी है बेटा जो साल में क्या होती हैं, एक ही बार उगती हैं, ठीक है। जैसे आपका इंडिगो हो गया, जैसे मैंने अभी बताया, एक बार दोबारा हुआ है, दोबारा उगाएंगे, एक टाइम ऐसा आएगा क्रॉप जो हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो बेटा इफ द पीजेंट प्लांटेड एनीथिंग एल्स, अगर कोई पीजेंट या फार्मर वगैरह अपनी मर्जी से लगा लेता था कोई क्रॉप वगैरह उगाने के लिए, देयर क्रॉप वर डिस्ट्रॉयड एंड द कैटल वर कैरिड ऑफ एज पनिशमेंट, ठीक है। तो उनकी जो क्रॉप होती थी वो डिस्ट्रॉय कर दी जाती थी और उनके जो कैटल वगैरह होते थे, जो उन्होंने एनिमल पाल रखे थे, वो सब क्या होते थे, पनिशमेंट के तौर पर वो ले जाते थे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा मिलिट्री कॉजेस का। क्या, अब बात करते हैं हम लोग मिलिट्री कॉजेस की कि भाई मिलिट्री से रिलेटेड क्या क्या कॉजेस थे। सेवरल फैक्टर कंट्रीब्यूटेड टू अ चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ द इंडियन सोल्जर टुवर्ड्स द कंपनी। द डिस्क्रिमिनेशन विद द इंडियन सोल्जर वर वन ऑफ द कॉज ऑफ रिवॉल्यूशन। अब सबसे बड़ा जो कॉज था बेटा वो था डिस्क्रिमिनेशन, मतलब एक टाइप से वो लोग इंग्लैंड और इंडियंस की जो ड्यूटीज होती थी वो सेम होती थी कि भाई अगर सपोज 12 आवर की ड्यूटी है या 8 आवर की ड्यूटी है, वो इंग्लैंड की भी सेम रहेगी, इंग्लैंड की जो वो रहेंगे सोल्जर, और साथ में अगर इंडियन सोल्जर है तो दोनों की सेम रहेगी। लेकिन क्या रहेगा कि एक टाइप से सैलरीज में बहुत ज्यादा वो लोग डिस्क्रिमिनेट करते थे, और लाइक जितनी भी हाई पोस्ट वगैरह होती थी वो सब किसके लिए रिजर्व रहती थी, इंग्लैंड्स के लिए, ठीक है, दूसरे सोल्जर्स के लिए, ब्रिटिशर्स के लिए। और अगर कोई इंडियंस अच्छा काम भी करता था तो उसको वो लोग खाली कहां तक लेकर जाते थे, हवलदार बना के छोड़ देते थे, ठीक है। The Indian and British soldiers were not treated equally, ठीक है। The salary of the Indian soldier was too meager to support their families, while the duties both the Indian soldier were less similar। अब वो क्या कह रहा है बेटे कि खाली जो इनकी जो मिलिट्री वालों की जो सैलरी होती थी वो इतनी होती थी कि वो खाली घर में दे सकते थे, वो भी उससे भी बहुत कम होती थी घर चलाने के लिए, ठीक है। लेकिन ड्यूटीज जो थी ब्रिटिशर्स और इंडियंस की क्या थी, दोनों की सेम थी। नेक्स्ट क्या आता है बेटे, द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट इन 1856 व्हिच डिक्रीड द इंडियन सोल्जर कुड बी सेंट ओवरसीज ऑन ड्यूटीज। अब बेटा ये लोग एक लॉ लेकर आए थे जिसमें क्या था, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट इन 1856। इसमें क्या था बेटे, दिस एक्ट डिड नॉट टेक इनटू अकाउंट द सेंटीमेंट ऑफ द इंडियन सोल्जर dreaded sea voyages and considered it against their customs। अब बेटा इसमें जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट में क्या था कि जो
जो इंडियन सोल्जर है उन्हें मतलब समुद्र से पार दूसरे देशों में भी ड्यूटी के लिए भेजा जा सकता है। और उस टाइम पे बेटा वो जो था एक टाइप से अच्छा नहीं समझा जाता था, ठीक है, इंडियंस के द्वारा कि भाई हम लोग अगर मतलब सी से आगे जाकर काम करेंगे तो वो चीज हमारे लिए अच्छी नहीं है। तो ये भी एक मिलिट्री कॉज रहा, क्योंकि उन्होंने क्या बोला कि भाई हम लोग आपको इंडिया से मतलब दूर भी भेज सकते हैं, ठीक है। तो बेटा दिस एक्ट डिड नॉट टेक इनटू अकाउंट सेंटीमेंट ऑफ द इंडियन सोल्जर। इंडियन सोल्जर डायरेक्टेड सी वॉयेजेस एंड कंसिडर्ड इट अगेंस्ट देयर कस्टम, कि ये उनके कस्टम्स वगैरह के रिचुअल्स वगैरह के खिलाफ है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंडिया वर ऑफ द बिलीव दैट ब्रिटिश वर इनविंसिबल बट द ब्रिटिश वर बीटन इन फर्स्ट अफगान वॉर। अब देखो पहले के टाइम पे क्या था, जब ब्रिटिशर्स नए नए आए थे तो लोगों में क्या डर था कि जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं, हम उन्हें ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन जब फर्स्ट अफगान वॉर हुई बेटा, ठीक है, 1838 से लेकर 1842, ठीक है, दिस कन्वीनियंस द इंडियन सोल्जर दैट द ब्रिटिश वुड बी डिफीटेड। जब इन दोनों की लड़ाई हुई, किसकी, अफगान और ब्रिटिशर्स की, तो वहां पे क्या हुआ, एक टाइप से अफगान जीता। तो अब इंडियंस को ये लगने लगा था कि ब्रिटिशर्स इतने पावरफुल नहीं होते और हम इन्हें डिफीट कर सकते हैं। दिस गेव करेज टू द इंडियन सोल्जर टू वेज अ वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। और इसी से मतलब उन्हें क्या मिला, साहस मिला एक टाइप से कि हम लोग दोबारा इनसे लड़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, एंड ऑफ द अब मेन चीज क्या रही बेटा कि सब कुछ रहा लेकिन एक टाइप से ये जो रिवोल्ट रहा वो फेल रहा। क्या रहा, रिवोल्ट जो था वो फेल रहा। क्यों रहा और उसका क्या रिजल्ट रहा, तो वो अब हम पढ़ते हैं, ठीक है भाई। हमने जाहिर सी बात है मिलिट्री कॉजेस पढ़ लिए, पॉलिटिकल कॉजेस पढ़ लिए और सोशल रिलीजियस कॉजेस पढ़ लिए, पॉलिटिकल कॉजेस पढ़ लिए और कैसे रिवोल्ट स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस ऑफ द रिजल्ट। अब ये जो रिवोल्ट रहा हालांकि फेल रहा, लेकिन कुछ इसके रिजल्ट अच्छे आए, कुछ इसके रिजल्ट जो रहे बुरे रहे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे मेन चीज जो हुई थी कि रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद एंड ऑफ द कंपनी रूल। मतलब पहले के टाइम पे क्या था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, डायरेक्ट इंग्लैंड का रूल नहीं था, वहां से जो आता था वो पहले कंपनी में जाता था, फिर कंपनी जो है इंडिया को बताती थी। तो बेटा सबसे पहली जो चीज हुई कि एंड ऑफ द कंपनी रूल, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका रूल जो था खत्म हो गया, ठीक है। दिस एक्ट एबॉलिश द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर द कंपनी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज पास टू द सेपरेट मिनिस्टर्स। कि अब जो है बेटा गवर्नर जनरल बनाए जाएंगे, किसी कंपनी के पास आपका रूल वगैरह नहीं रहेगा, ठीक है। तो अब जो रूल वगैरह रहेगा किसके पास चला जाएगा, सेपरेट मिनिस्टर के साथ, हु वाज नोन एज द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया। द गवर्नर जनरल वाज मेड वाइसरॉय, ठीक है। और जो इंडिया के फर्स्ट वाइसरॉय बने थे उनका नाम क्या था बेटा, लॉर्ड कैनिंग। क्या नाम था, ठीक है। हु डील्ड विद द नवाब। अब देखो ये जो गवर्नर जनरल रहेगा, जितने भी आपके लखनऊ वगैरह के नवाब हैं, जितने भी राजा वगैरह हैं और अदर नेटिव प्रिंसेस वगैरह है, सबसे अब कौन बात करेगा, ये जो वाइसरॉय बनेगा। पहले के टाइम पे कौन बात करती थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी। तो सबसे पहला अच्छा काम क्या हुआ बेटा कि ये जो रूल था डायरेक्ट किसके पास चला गया, ठीक है, डायरेक्ट वहां की सरकार के पास चला गया। अब बीच में कोई कंपनी राज नहीं करेगी। दूसरा क्या होता है, क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन। द फर्स्ट सिग्निफिकेंट रिजल्ट ऑफ द रिवोल्ट वाज द एंड ऑफ रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था वो खत्म हुआ। द क्वीन प्रोक्लेमेशन इनकॉर्पोरेशन द ट्रांसफर ऑफ गवर्नेंस फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन वाज मेड पब्लिक एट इलाहाबाद ऑन 1 नवंबर 1858 बाय लॉर्ड कैनिंग द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। मतलब क्या कह रहा है सेकंड पॉइंट कि भाई जो कंपनी का रूल था वो डायरेक्ट अब किसके पास ट्रांसफर हो गया था, क्राउन प्रिंसेस के पास, ठीक है। और उन्होंने क्या बोला था, जो आपके फर्स्ट वाइसरॉय बनेंगे, जो सबसे अब बातचीत करेंगे, ठीक है, मैटर पे, वो कौन बनेंगे, लॉर्ड कैनिंग बनेंगे। The proclamation declared the British would not interfere in their internal matters, ठीक है, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ मिसकंडक्ट एंड एनार्की। मतलब क्या कह रहा है बेटे, जो अब उससे क्या हुआ, एंड ऑफ कंपनी रूल से जब ब्रिटिश इंडिया कंपनी का रूल खत्म हुआ तो उसके बाद क्राउन प्रिंस के पास पहुंच गया। तो उन्होंने क्या बोला बेटा कि जो आपका इंटरनल मैटर है, जो आपका सोशल कॉज है, जो आपका रिलीजियस कॉज है, ब्रिटिशर्स जो है उनमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। इंटरफेयर कब करेंगे, जब आप क्या करोगे, या तो कोई मिसकंडक्टेंसी वगैरह करोगे, ठीक है। आफ्टर द
प्रोक्लेमेशन ऑफ द क्वीन द पॉलिसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज अबॉलिश्ड। और क्या बोला गया, जो पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी वो भी क्या कर दी गई, हटा दी गई थी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या था, क्या था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में? हाँ भाई, सर उसमें जो अगर किसी का अडॉप्टेड होता है तो उसमें ब्रिटिशर उसकी जो हाँ, क्या था बेटा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में कि अगर सपोज किसी का मेल हायर नहीं होता था, मतलब एक टाइप से हिंदी में अगर बोले सगी औलाद नहीं होती थी, तो उसका ट्रांसफर किसके पास चला जाता था, स्टेट का, ब्रिटिशर्स के पास चला जाता था। ठीक है, तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी क्या कर दी गई, एबॉलिश कर दी गई। उसके बाद बेटे डिवाइड और रूल की पॉलिसी जो थी उन्होंने कंटिन्यू रखी। ठीक है, उस टाइम पे दो बड़े कौन थे बेटा इंडियंस में, ठीक है, हिंदूज और मुस्लिम्स, ये दो बड़े रिलीजियंस थे इंडिया में। तो अब ब्रिटिशर्स क्या लगते थे कि बेटा जो देखो सबसे पहले जो ब्रिटिशर्स ने स्टेट लिया था उस टाइम पे वो था बंगाल। कौन सा? ठीक है, बंगाल जो था उस टाइम पे सिराजुद्दौला के पास था, जो कि बैटल ऑफ प्लेसी में सिराजुद्दौला के साथ धोखा कर कर ब्रिटिशर्स ने वो ले लिया था। ठीक है, अब बंगाल जो था इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट माना जाता था उस टाइम पे, और वहां पे सबसे ज्यादा क्या थी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी बहुत ज्यादा थी। तो सबसे पहले जो ब्रिटिशर्स पॉलिसी लेकर आए थे वो क्या थे, डिवाइड एंड रूल की, या तो इन दोनों को खत्म कर दो या इन लोगों को अलग अलग कर दो। ठीक है, आफ्टर 1858 द ब्रिटिशर्स कंटिन्यू their policy of divide and rule by giving special protection and concession to the princely state, encouraging hatred and ill feeling among the Hindus and the Muslims, so that the people of India could never challenge the British authority। मतलब क्या कह रहा है बेटे, अगर ये दोनों साथ हुए तो ये दोनों किसको चैलेंज करेंगे, ब्रिटिश अथॉरिटीज को, और इफ ये दोनों साथ नहीं होंगे तो ये लोग कभी भी इस लायक नहीं हो पाएंगे कि ब्रिटिशर्स को चैलेंज कर सके। क्योंकि बेटा क्या था कि अगर हिंदूज खाली अकेले करेंगे तो वो भी ब्रिटिशर्स से नहीं लड़ पाएंगे, और मुस्लिम्स अकेले करेंगे तो वो भी ब्रिटिशर्स से नहीं लड़ पाएंगे। अगर इन दोनों को, ब्रिटिशर्स को चैलेंज करना है, ब्रिटिश अथॉरिटी को चैलेंज करना है, तो क्या करना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। तो अब ये जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी, ये क्या बोली गई कि भाई इन लोगों को अलग अलग जाकर समझाया जाए। ठीक है, इनको अलग अलग प्रोटेक्शन और कंसेशन, मतलब एक टाइप से इधर मुस्लिम्स को भड़काओ, इधर हिंदूज को भड़काओ, एक टाइप से ब्रिटिशर्स अपना अच्छा फेज लेकर गए और इधर उधर कर दिया दोनों को, जिसके कारण क्या हुआ, ये दोनों अलग अलग हो गए और ब्रिटिशर्स हम पे राज करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा चेंजेस इन द आर्मी। आर्मी में क्या क्या चेंजेस करे बेटा, द इंडियन आर्मी हैड बीन मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्राइज ऑफ 1857। ये जो इंडियन आर्मी का मेन रिस्पॉन्सिबल थी बेटा कि 1857 की वजह से, आफ्टर द रिवोल्ट इट वाज थॉरली रीऑर्गेनाइज्ड, बिल्ट अप द पॉलिसी ऑफ डिवीजन एंड काउंटर प्राइस। मतलब एक टाइप से जो बेटा जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है वो किसने स्टार्ट किया था, मंगल पांडे ने स्टार्ट किया था। अब जब मंगल पांडे ने स्टार्ट किया था तो ब्रिटिशर्स को अब पता लग गया था कि इंडियन सोल्जर एक टाइप से हमसे नहीं डरते, तो उन्होंने क्या करा कि हम लोग रीबिल्ड करेंगे कि कैसे कैसे आर्मी में किस किस को बांटना है। ठीक है, तो बेटा द स्ट्रेंथ ऑफ द यूरोपियन ट्रूप्स, अब क्या था, यूरोपियन ट्रूप्स इन इंडिया वाज इंक्रीज 45,000 टू 65,000। मतलब पहले के टाइम पे जो इंडियंस थे, यूरोपियंस थे, वो कितने थे, 45,000 थे, लेकिन अब उनकी संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 65,000। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ इंडियन ट्रूप वर रिड्यूस्ड फ्रॉम 2,38,000 टू 1,40,000। मतलब एक टाइप से 2,40,000 के अप्रॉक्स सोल्जर थे इंडियंस, जिन्हें घटाकर क्या कर दिया गया, 1,40,000 कर दिया गया। ठीक है, ऑल बिग ट्रूप एंड आर्टिलरी डिपार्टमेंट वर रिजर्व्ड फॉर द यूरोपियंस, कि जितने भी बड़ी बड़ी गन्स वगैरह हैं, जितनी बड़ी बड़ी अथॉरिटीज वगैरह हैं, डिपार्टमेंट है, वो सब किसके लिए रिजर्व कर दिए गए, ब्रिटिशर्स के लिए, यूरोपियंस के लिए। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड रीजन वाज प्रैक्टिस इन द रिक्रूटमेंट टू द आर्मी। ठीक है, अब जब इन लोगों ने क्या करा बेटा 1857 के बाद, अब जब इन्हें पता लग गया कि भाई दोबारा रिवोल्ट ना हो, इतना बड़ा रिवोल्ट ना हो, तो इन्होंने क्या करा बेटा, कास्ट, रीजन और रिलीजन के बेस पर रिक्रूटमेंट करना स्टार्ट किया।
ठीक है। न्यूज़पेपर एंड जनरल नेशनलिस्ट पब्लिकेशन वर प्रिवेंटेड फ्रॉम रीचिंग द इंडियन आर्मी टू कीप देम सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। क्या बोला गया बेटा कि एक टाइप से आप ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उल्टा सीधा कुछ भी नहीं छाप सकते, जिसे क्या बोला गया था आगे जाके, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। क्या बोला गया था? ठीक है कि भाई आप ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उल्टा सीधा कुछ नहीं छाप सकते, अगर उन्हें लगेगा तो वो आपके जो न्यूज़पेपर जहां छपते हैं वो आपको बंद करा सकते हैं और आपको जो ओनर होगा उसे जेल में डाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है थैंक यू। आज के लिए इतना ही। ठीक है बेटा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।